नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। इको यणचि में दो बातें हैं, इसमें दो प्रत्याहार हैं, इक और यण। इक और यण। इक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं इ, उ, रिरी, लिरी, ये दोनों ह्रस्व हो या दीर्घ, चाहे ये ई हो या उ हो या रिरी रिरी हो या लिरी हो, यानी ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही स्वर इक प्रत्याहार में आते हैं। तो इको यणचि। इक के आगे अगर यण इक के आगे यदि असमान स्वर हो, यानी जो इक के स्वर हैं ई, उ, रिरी, लिरी, इनके आगे यदि इनके अलावा कोई दूसरे स्वर हैं तो ई को या हो जाता है, उ को वा हो जाता है, रिरी को रा हो जाता है और लिरी को ला हो जाता है। यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि रिरी, ह्रस्व रिरी और दीर्घ रिरी, हिंदी में अब केवल ह्रस्व रिरी ही स्वर रह गया है और लिरी का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। इसलिए हम यहां इस दीर्घ लिरी को और लिरी को, इसके उदाहरण केवल जो नियमित कक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है, अन्यथा लिरी के उदाहरण तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते, क्योंकि यह संस्कृत का स्वर है जो आज हिंदी के स्वरों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इक स्वरों के आगे यदि असमान स्वर हो, असमान स्वर यानी इक जो स्वर हैं इनके अलावा अगर दूसरे स्वर आते हैं तो इन इक वर्णों को यण हो जाता है। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यण में या, वा, रा, ला, ये वर्ण यण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ई को या, उ को वा, रिरी को रा, लिरी को ला, रिरी को रा, लिरी को ला। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, पहले हम ई का उदाहरण समझते हैं। ई का अत्यधिक। अत्यधिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अति जमा अधिक। अति जमा अधिक। अब देखिएगा, संधि करने के लिए हम इस अति से, अति के ती से जब हम स्वर को अलग करते हैं, ई स्वर को अलग करते हैं, तो ये इस तरह से होगा, ता हल हो जाएगा और ई को इस तरह हम अलग कर लेंगे और इस अधिक का आ ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब सूत्र के अनुसार इको यणचि। अब इक प्रत्याहार का यहां ई है और उसके आगे असमान स्वर है, यानी ई के अतिरिक्त स्वर है, ई के अलावा कोई अन्य स्वर है, तो
यह स्वर है आ, तो ई को या, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ई को या हो जाता है। अब ई को यहां ये या हो गया, ये या हो गया, और ये आ ज्यों का त्यों आएगा। अब आगे हलिया और आ मिलकर हो जाता है या। अब देखिएगा ये या हो गया, ये या हो गया। हमने अति से ती के ई को अलग किया था तो ये ता हल बचा था, और इस आ का ये अधिक का आ यहां आ गया था, तो यहां ये बचा था अत। देखिएगा ये अति का अति यहां बचा था, और अधिक का धिक यहां बचा था। यहां पर इनमें संधि हुई, और इस संधि, इन दोनों को संधि होकर यह बना या। अब देखिएगा ये अत जमा दोनों को मिलकर या हो गया है या, और आगे बचा था हमारा धिक। अब जब हम इसको मिलाते हैं तो शब्द बनता है हमारा अत्यधिक। देखिएगा ये या यहां पर आ जाता है, और इस अति का ये ता जो है हल हो गया है यहां, क्योंकि इसमें से हमने संधि करते समय ई को अलग कर लिया था। देखिए ये तो हुआ ह्रस्व ई का उदाहरण। अब एक दीर्घ ई का उदाहरण हम देखते हैं। दीर्घ ई का उदाहरण देखते हैं हम। नद्यागमन, नद्यागमन, नद्यागमन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नदी और आगमन। नदी और आगमन। अत्यधिक की तरह हम नदी के दी से ई को अलग करते हैं, तो देखिए ये बचेगा यहां पर नद, और ये ई हमने अलग कर लिया है दीर्घ ई, और आगमन का आ यहां आ जाता है, और ये आगे गमन जो है वो यहां शेष रहता है। सूत्र के अनुसार ई को या होना है, तो देखिए ये ई को या हो गया है यहां पर, और ये आ ज्यों का त्यों नीचे आएगा। इस तरह इन दोनों को मिलकर ये यहां हो जाएगा या। अब देखिएगा ये ई और आ, इन दोनों को मिलकर यहां हुआ या। अब देखिएगा नदी के दी में से जब ई को अलग कर लिया तो यह नद बचा था हमारा, और यहां आगमन का आ यहां आ गया था, तो आगे हमारा गमन बचा था। तो इस तरह यह देखिएगा यह स्थिति होती है। इस ई और आ के मिलने के बाद स्थिति हमारी यह आती है, नद और या, और गमन आगे हमारा बचा था, ये गमन, ये गमन बचा था। अब देखिए ये या यहां से ये यहां प्रयुक्त हो गया है। बाकी सारी चीजें ऊपर जैसी हैं, क्योंकि नदी के ई को हमने यहां से अलग किया था, तो ये नद बचा, और इसके नदी के ई को आ के साथ मिलकर या हो गया है, तो ये या यहां आ गया है, और आगमन का गमन यहां शेष रह गया है। तो हमारा ये शब्द बनता है, जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा नद्या गमन। अब देखिए यहां इसमें विरोधाभास हो सकता है कि यहां तो दा है और या है, यहां ये संयुक्त अक्षर कैसे हो गया? तो बच्चों दा और या, देखिए
द्या में जो है, ये जो द्या अक्षर है, ये द्या, इस द्या में दा और या ही मिला हुआ होता है, नद्या। इसलिए यहां पर ये, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, आज की मानक वर्तनी में, आधुनिक मानक वर्तनी में इसको हम नद्यागमन को इस तरह भी लिख सकते हैं, नद्या गमन। देखिए, नद्यागमन ऐसे भी लिखा जाता है और नद्यागमन ऐसे भी लिखा जाता है। इसको आज मानक वर्तनी कहा जाता है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के उदाहरण आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम अब ऊ के उदाहरण लेते हैं। देखिए, ऊ का उदाहरण हम लेते हैं यहां पर। देखिए, मध्वरी, मध्वरी, मध्वरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मधु और अरि। अरि, मधु और अरि शब्दों से मिलकर बना है मध्वरी। अब देखिए, इको सूत्र के अनुसार इक प्रत्याहार का यहां मधु में ऊ है, तो देखिए हम मधु से, मधु के धू से ऊ को अलग कर लेते हैं, तो यह हमारा बचेगा मध और ऊ, और यहां से अरि का ए यहां संधि के लिए नीचे आ जाएगा, तो मध ऊ और आ। अब देखिए, इको सूत्र के अनुसार ओ को वा हो जाएगा, ये वा हो गया है, और अरि का अ ये नीचे जो का त्यों आ जाएगा। जब ये वाक में आ संयुक्त हो जाएगा तो ये बन जाएगा वा, ये पूर्ण हो जाएगा। यहां हल था वा, ये यहां पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए क्या स्थिति बचती है, ये कैसे अब बना। मध्वरी के मधु में से जब हमने ऊ निकाल दिया तो हमारा यहां बचा था मध। देखिए, ये मध हमारा यहां शेष रहा है, इसका ऊ यहां संधि में आ गया है, अरि का आ भी यहां आ गया है। इन दोनों को मिलकर यहां पर ये वा हो गया है, तो हमारा मध और वा, और यहां पर अरि का री बचता है। इस तरह से जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा शब्द बनता है मध्वरी। हमारा शब्द बनता है मध्वरी। अब देखिए, एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये ह्रस्व ऊ का उदाहरण हमने लिया है, अब दीर्घ ऊ का उदाहरण हम लेते हैं। दीर्घ ऊ का उदाहरण हम लेते हैं, बध्वा गमन। बध्वा गमन, बध्वा गमन में भी दो शब्द हैं, वधु और आगमन। वधु और आगमन संधि करने के लिए यहां वधु के धू में से ऊ को हम अलग करते हैं, तो ये वधु का यहां वध बचेगा, वध, और इस धू से जब हम यहां ऊ को अलग कर लेंगे तो ये यहां आ गया, और आगमन का आ यहां संधि के लिए नीचे आ गया है, और यहां हमारा आगमन ये शेष बच गया है। अब इको सूत्र के अनुसार हमने बताया कि ई को या होता है, ऊ को वा होता है, तो ऊ को यहां पर ये वा हो गया, ये वा हो गया, और ये वा, और यहां पर ये आ है हमारा,
इस तरह इन दोनों को मिलकर जब हल आ में आ मिलाते हैं, संयुक्त करते हैं, तो यह संयुक्त होकर बन जाता है वा। और देखिए जब यह वा बन गया तो हम शब्द कैसे बना है उस पर आते हैं। बधु का ऊ जब यहां आ गया था तो यह हमारा बधु का बचा था वध, यह बचा वध। और ऊ और आ यानी आगमन का आ और वधु का ऊ दोनों को मिलकर वाह हुआ, तो यह वाह हमारा यहां आ गया ये। और गमन यहां शेष पहले आ निकलने के बाद यहां गमन शेष रहा था, तो ये देखिए गमन यहां आ गया है, ये गमन यहां आ गया। और इस तरह से हमारा यह शब्द बना बध्वा गमन, बध्वा गमन। इस तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों के उदाहरण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम रिधि का उदाहरण लेते हैं। देखिए रिधि का उदाहरण समझ लीजिए। रिधि का उदाहरण हम लेते हैं पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पितृ जमा आज्ञा। अब देखिए यहां संधि करने के लिए हम पितृ के त्रि से रिधि को अलग करेंगे, तो यहां पित शेष रहेगा, पित। और यहां रिधि हमने संधि के लिए अलग कर लिया है, पितृ। और यहां आज्ञा का आ संधि के लिए नीचे आ गया है। अब इको यणची सूत्र के अनुसार इको ये, ओको वे और रिधि को रा होना है। अब देखिए हम रिधि को रा कर देते हैं, यहां ये रिधि को रा हो गया है। और आज्ञा का आ यहां आएगा, हल रा में आ मिलने के बाद जब ये संयुक्त होते हैं तो ये हो जाएगा रा। क्या हो जाएगा, यानी इस रिधि और आ जब दोनों में संधि हो गई तो दोनों के स्थान पर बन जाता है रा। अब देखिए अब ये यहां रा होने पर यह पित्राज्ञा कैसे बना। पितृ शब्द से जब हमने रिधि को अलग किया तो हमारा शब्द बचा था पित, शेष बचा था पित, पित। यह हमारा शेष बचा था पित। और रिधि और आ को दोनों को मिलकर रा हो गया, तो देखिए ये रा यहां आ जाता है। और आगे आज्ञा के आ में आज्ञा का आ चूंकि रा में आ गया है, मिल गया है, तो यहां ज्ञा बचा था। इस तरह देखिएगा ये ज्ञा जो है यहां पर आ गया। और इनको जब हम संयुक्त करके लिखेंगे तो ये बनेगा पित्राज्ञा, ये शब्द बनेगा पित्राज्ञा। अब देखिएगा यहां पर त्रा के संरचना को समझना जरूरी है। देखिए पित्राज्ञा में जो त्रा है इसकी रचना को भी यहां समझ लीजिए। त्रा में जो है ता हल होता है और रा जो है वो पूर्ण होता है। इस तरह से त्रा बराबर ता हल होता है और रा पूर्ण होता है। इस तरह से यह संयुक्त अक्षर त्रा बनता है। और पित्राज्ञा में हमारा चूंकि त्रि का रिधि मिलकर और आ मिलकर यह हमारा रा हो गया था, इसीलिए ये यहां पर देखिए त्रा बनता है। पितृ का रिधि को जब उसमें आ मिला, इस ता में आ मिला था, पितृ के इस पित्त के ता में मिलने के बाद रा बना, यहां पर रा मिल गया इसमें, तो यह बना था पित्राज्ञा।
पित्राज्ञा। इसी तरह से शब्द बनता है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा यानी मातृ जमा आज्ञा। बाकी संधि का कार्य जो है वो पित्राज्ञा की तरह ही होता है मात्राज्ञा में भी। अब हम, यद्यपि लिरी का उदाहरण संस्कृत का विषय है, हिंदी में प्रायः नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम यहां पर एक उदाहरण से इसको समझ लेंगे कि लिरी में, अच्छा यहां एक चीज और आपको समझने वाली है कि ला को हिंदी में ला जो है वो व्यंजन है, मगर ये जो लिरी है ये संस्कृत वर्णमाला में ये स्वर की गिनती में आता है। इसकी गणना जो है वहां स्वर में है, इसीलिए इको यणचि सूत्र में इसको स्वर में ही पढ़ाया जाता है। अब लिरी का उदाहरण हम लेते हैं, लाकृति। लाकृति, लाकृति शब्द में भी दो शब्द हैं, लिरी और आकृति। लाकृति शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? लिरी और आकृति, इन दो शब्दों से मिलकर लाकृति बना है। अब देखिएगा, इको यणचि सूत्र के अनुसार इको य, उको वा, लिरी को रा, लिरी को ला होना है। अब देखिए लिरी को हम यहां ला कर देते हैं, ये हमने ला कर दिया है, लिरी को ला हो गया है। आकृति का यहां आ बचेगा, आ गया है और कृति यहां शेष रह गया है। तो ला और आ मिलकर बन जाते हैं ला। देखिए लिरी को इको यणचि सूत्र के अनुसार ला हो गया है, आकृति का आ यहां आ गया है, ला, हल आ, ला और आ दोनों मिलकर ला हो गए हैं। इस तरह से ये ला यहां आ गया, देखिएगा ये ला संधि होने के बाद यहां आ गया और कृति यहां पहले से था, तो ये कृति यहां जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये हमारा शब्द बन जाता है लाकृति। ये शब्द बन जाता है हमारा लाकृति। तो दोस्तों ये यण संधि आपकी पूर्ण हो जाती है। मैं समझता हूं शायद सारी शंकाओं का समाधान आपकी हो गया होगा। बस इसमें विशेष बात यह है कि जो पित्राज्ञा, मात्राज्ञा और जितने भी यहां पर आपको संयुक्त अक्षरों का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों किसी तरह का समाधान अब शेष नहीं रहा होगा, सारी शंकाओं का समाधान मैं समझता हूं हो गया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई शंका रह जाती है, कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन करके उसको लाइक कीजिएगा। नमस्कार।